हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7th हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 4 द मुगल एम्पायर। रूलिंग as large a territory as Indian subcontinent with such a diversity of people and culture was extremely difficult task। ठीक है, अब देखिए इंडिया बहुत ही बड़ा देश है। पहले इंडिया में बांग्लादेश भी, पाकिस्तान भी और बहुत सारा रीजन आता था। तो इतने बड़े इलाके को, इतने बड़े एरिया पे राज करना किसी भी राजा के लिए काफ़ी मुश्किल काम था। सच अ डाइवर्सिटी ऑफ पीपल, अलग अलग धर्म, अलग अलग जातियाँ, अलग अलग कल्चर फॉलो करने वाले, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, तो मिडिल एजेस से ही और आज भी बहुत ही टफ काम है इतने बड़े देश पे अपना राज चलाना, है ना। तो क्वाइट इन कंट्रास्ट टू देयर प्रीडिसेसर्स वो लोग होते हैं जो पहले आते हैं। तो मुगल से जो लोग पहले आए थे उन्होंने काफ़ी बड़ा एम्पायर बना लिया था, मगर वो बहुत ही छोटे टाइम के लिए बना पाए थे। मतलब मुगल से पहले जो भी दिल्ली सल्तनत के बादशाह कह लीजिए आप लोग, या राजा कह लीजिए, है ना। तो जैसे कि वो थे तोमर्स थे, फिर चौहान्स आए, फिर उसके बाद काफ़ी सारे आए, तुगलक्स आए। वो लोग मतलब उन्होंने काफ़ी सारे एरिया पर राज कर लिया था, बट बहुत ही थोड़े टाइम के लिए कर पाते थे। मगर ये जो मुगल्स थे ना, इन्होंने बहुत बड़े इलाके पे, बहुत बड़े एरिया पे इंडिया के, और बहुत ही लंबे समय तक राज किया था। फ्रॉम द लेटर हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी के बाद के टाइम से उन्होंने अपना जो किंगडम है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लिया था। आगरा, दिल्ली, ठीक है, इसमें पूरा एक्सपैंड कर लिया था, अच्छे से फैला लिया था। और 17th सेंचुरी आते आते उन्होंने लगभग पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट पे अपना कब्जा कर लिया था। सब कॉन्टिनेंट मतलब क्या है? इंडिया भी है इसमें, बांग्लादेश भी है, पाकिस्तान भी है, ईरान, मतलब अफगानिस्तान से लेकर के ईरान तक का पार्ट ना जो है इनके कब्जे में होता था। मतलब उसको ये रूल करते थे मुगल्स। उन्होंने काफ़ी सारे एडमिनिस्ट्रेशन के जो स्ट्रक्चर्स थे, गवर्नेंस के जो आइडियाज़ थे, वो काफ़ी ज़्यादा चेंज करे, नए नए ये रूल्स लेकर के आए। लिविंग अ पॉलिटिकल लेगेसी दैट सक्सीडिंग रूलर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट कुड नॉट इग्नोर। और इस तरीके से इन्होंने कई सारे रूल्स बनाए, गवर्नेंस का स्ट्रक्चर चेंज करा। मतलब जो राज्य की व्यवस्था चलाने का तरीका काफ़ी इन्होंने उसमें बदलाव किए, काफ़ी अच्छी चीज़ें बनाई। पॉलिटिकल लेगेसी का क्या मतलब है? देखिए, इस शब्द का ये मतलब होता है कि आज भी हम उस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसी लेगेसी मतलब ऐसी परंपरा सी वो छोड़ गए हैं। जैसे कि आज हमारे जो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं वो एड्रेस करते हैं, मतलब देश को संबोधन करते हैं। कहाँ से? रेड फोर्ट से। जब हमारा इंडिपेंडेंस डे होता है 15 अगस्त के दिन, जो प्रधानमंत्री हैं वो लाल किले पर खड़े होकर ही जो अपना भाषण देते हैं। और लाल किला किसने बनाया था? रेड फोर्ट बनाया था मुगल एम्परर्स ने। ठीक है, देखिए रेड फोर्ट है और यहीं पर जो है भाषण दिया जाता है 15 अगस्त के दिन। तो अब ये मुगल्स थे कौन? मुगल्स जो है ना डिसेंडेंट्स थे। डिसेंडेंट्स का मतलब होता है कि कहाँ से ये आते हैं। तो डिसेंडेंट जैसे कि आपके ग्रैंडफादर हैं, ठीक है, आप अपने ग्रैंडफादर के ना डिसेंडेंट हो गए। ठीक है, तो इनके डिसेंडेंट कौन थे मुगल्स के? इनकी 2 ग्रेट लीनिएज ऑफ रूलर्स थे, मतलब काफ़ी बड़े परिवारों से आते थे। अपनी माँ की साइड से ये गेंगीस खान, जो गेंगीस खान था, या फिर उसे कई बार चंगेज खान भी कहते हैं, उनके डिसेंडेंट थे, जो कि मंगोल रूलर थे, मंगोलिया के थे। और वो काफ़ी उन्होंने चाइना के एक बहुत बड़े पार्ट पे और सेंट्रल एशिया, जो कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान वाला जो रीजन है, बहुत बड़े इलाके में इन मंगोल्स ने शासन किया था। तो ये मदर की साइड से तो मंगोल से रिलेटेड थे, और फादर की साइड से जो है ये तिमूर के सक्सेसर्स थे। तिमूर जो है वो ईरान के रूलर थे। ईरान, इराक और जो टर्की है ना आज के टाइम का, उस पर जो है तिमूर शासन किया करते थे। मुगल्स जो है ना, उन्हें मुगल्स कहलाना पसंद नहीं था, क्योंकि मुगल्स या फिर मंगोल उन्हें अपने मंगोल डिसेंट की याद दिलाता था। क्योंकि गेंगीस खान जो है ना वो एसोसिएटेड था मैसाकर्स से। मैसाकर्स होते हैं कि नरसंहार कर दिया, बहुत ज़्यादा लोगों को उसने, गेंगीस खान ने मारा था, बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित किया था बहुत लोगों को। तो उनको मंगोल्स बोला जाता था ना, या फिर मुगल्स बोला जाता था, तो उनको अच्छा नहीं लगता था। वो खुद को चाहते थे। और एक और भी चीज़ थी कि उज़्बेक्स जो है मंगोल्स के कंपैटिटर हुआ करते थे। उज़्बेक से मुगल्स की भी काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होती थी। ठीक है, ऑन द अदर हैंड मुगल्स जो है ना वो खुद को किससे रिलेट करना चाहते थे? वो खुद को रिलेट करना चाहते थे तैमूर से। तिमूर से आपको कुछ और याद आया होगा ना, है ना? कटरीना कैफ का बेटा, सॉरी कटरीना कैफ का नहीं, करीना कपूर का बेटा, सॉरी। हाँ, तो तिमूरिद एंसेस्ट्री, मतलब जो तिमूर था ना
उसने काफ़ी ईरान पे भी राज किया, इराक पे भी राज किया और टर्की पे भी राज किया और दिल्ली पर भी। उसने दिल्ली को भी अपने कब्जे में लिया था 1398 पे। तो दिल्ली पे वो आज शासन कर रहे थे मुगल्स तिमूर की वजह से, ठीक है। तो दे सेलिब्रेटेड देयर जीनियोलॉजी पिक्टोरिकली। जीनियोलॉजी का मतलब होता है कि अपने परिवार का पूरी की कहाँ से, आपके परदादा, उसके पहले, उनके पहले, फिर आप आ गए, इस तरीके से पूरी की पूरी जीनियोलॉजी होती है। वो ना इसको ना पिक्चर में दिखाते थे। तो तिमूर को बीच में बैठा दिखाते थे। यहाँ पे देखिए, ये बीच में है तैमूर और फिर इधर इधर आगे आने वाले शासक, ठीक है, अकबर तक पहुंच जाएंगे। फिर उससे भी आगे आने वाले शासक जो हैं वो ये जीनियोलॉजी करके दिखाता है, जैसे कि इसमें हमें बताया गया है। ये ऊपर देखिए मिनिएचर पेंटिंग। मिनिएचर पेंटिंग वो होती थी जो छोटे में बनाई जाती थी, मतलब जो इंसान का एक्चुअल साइज़ है ना उससे 1/6 साइज़ की ये मिनिएचर पेंटिंग होती थी। तिमूर और उसके डिसेंडेंट्स जो है मुगल एम्परर के, वो हमें दिख रहे हैं। सेंटर में तिमूर है, ठीक है, और उसके राइट में, इसके जो राइट साइड में है ना, ये मीर शाह वगैरह इनके जो बेटे हैं। मीर शाह जो फर्स्ट मुगल एम्परर के ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर थे, परदादे थे बाबर के, ठीक है। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर था, है ना। तो देन था अबू सैद, मतलब इनकी पूरी की पूरी फैमिली की ये बता रखा है कि ये इस तरीके से फैमिली के सारे लोग हैं, ठीक है। इस तरीके से पिक्चर्स अपनी बनवाया करते थे। ये मुगल आर्मी का कैंपेन है, लड़ाई करने आ रहे हैं इसका। अब देखते हैं मुगल मिलिट्री कैंपेन्स, मतलब मुगल्स जो हैं वो किस तरीके से अपनी सेना के साथ जाकर के अटैक करते थे, लड़ाई करते थे। बाबर जो था ना वो पहला मुगल एम्परर था और बाबर ने कब शासन किया था इंडिया पे? 1526 से लेकर के 1530 के बीच में, सिर्फ 4 साल, ठीक है। तो बाबर पहला मुगल एम्परर था जिसने फरगना का थ्रोन जो है, फरगना एक जगह है, उसने एक्सीड कर लिया था, मतलब फरगना के तख्त पे वो काबिज हो गया था, ये समझिए राजा बन गया था, ठीक है। इन 1494 जब वो सिर्फ और सिर्फ 12 साल का था, मगर उसको अपना वो इलाका फरगना छोड़ करके जाने के लिए मजबूर कर दिया मंगोल्स ने, ठीक है। मंगोल्स ने, उज़्बेक्स ने उनको वहाँ से निकाल दिया बाबर को, ठीक है। आफ्टर ईयर्स ऑफ वेंडरिंग मतलब कई सालों तक घूमते घूमते उसने काबुल पे कब्जा कर लिया 1504 में। और 1526 ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि 1526 में जो है पानीपत की लड़ाई हुई थी। किसके बीच में पानीपत की लड़ाई हुई थी? सुल्तान ऑफ दिल्ली जो कि इब्राहिम लोदी था, ठीक है, एट पानीपत एंड कैप्चर्ड दिल्ली एंड आगरा। तो बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, ठीक है, पानीपत की लड़ाई हुई थी इब्राहिम लोदी, ठीक है, लोदी के बीच में और बाबर के बीच में, बाबर और लोदी के बीच में बैटल ऑफ पानीपत हुई थी 1526। और जो आपकी मूवी है ना पानीपत, वो दूसरी बैटल है, वो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है, मराठास के बीच में और जो अफगान रूलर के बीच में हुई है ना वो थर्ड है, ये वाली फर्स्ट थी, ठीक है। तो बाबर और लोदी के बीच में पहली बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, मतलब पानीपत की लड़ाई 1526 में। अब टेबल 1 देखिए, चार्ट सम ऑफ द मेजर कैंपेन्स ऑफ द मुगल। तो टेबल 1 हम लोगों को यहाँ पे दिखता है, हमें पता लगता है कि इसमें से कि कहाँ कहाँ पर इन्होंने कैंपेन चलाए थे, कहाँ कहाँ इन्होंने जाकर के जंगें लड़ी थी या फिर लड़ाइयाँ करी थी। तो इसमें हमें पता लगता है इनके मेजर कैंपेन्स के बारे में। तो स्टडी हम इनको केयरफुली करेंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। रिलेशन बिटवीन द मंगोल्स एंड अहोम्स के बारे में, सिक्स के बारे में, ठीक है, ये सब हम लोग आगे वाले आने चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, इंपॉर्टेंट तो वो भी था, अब मतलब ये वाला जो पार्ट है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ से। तो ये लड़ाई है। जो फिगर 4 है, कैनन्स वर एन इम्पॉर्टेंट एडिशन इन द 16th सेंचुरी। कैनन्स, तोपें, जो तोपें है ना वो कौन लेके आया था? बाबर लेके आया था, ठीक है। पहली बैटल ऑफ पानीपत जो थी ना उसमें बाबर ने तोपों से लड़ाई करी थी और इसी वजह से वो जीता था। कैनन्स का इस्तेमाल फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में हुआ था हमारे देश में, और किसने किया था? बाबर ने किया था। गन पाउडर जो है टेक्नोलॉजी थी जो इंडिया में लाई गई थी कब? 14th सेंचुरी में, ठीक है। गन पाउडर 14th सेंचुरी में इंडिया में लाया गया था। फायर आर्म्स वर यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द रीजन सच एज गुजरात, मालवा एंड डेक्कन एंड वाज यूज्ड बाय बाबर इन अर्ली 16th सेंचुरी। तो ये वाली चीज़ जो है ना साइड में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये बात की पानीपत की लड़ाई में सबसे पहले कैनन्स का इस्तेमाल हुआ था हमारे देश में, और गन का पाउडर लाया गया था 14th सेंचुरी में, और गुजरात, मालवा, डेक्कन में इसका सबसे पहले फायर आर्म्स का मतलब बंदूकों का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। और बाबर ने कैनन्स का इस्तेमाल किया था 16th सेंचुरी में, 1526 में। अब आपको एक चीज़ कंफ्यूजन होती होगी, देखिए यहाँ पे तो 15 है और आप इसे 16th सेंचुरी कह रहे हैं, तो देखिए ऐसा ही होता है, मतलब जो 16th है ना उससे एक साल पहले। क्यों?
क्योंकि 16th सेंचुरी चल रही है ना, अब जैसे कि आज जो चल रहा है क्या है 2020 है, मगर सेंचुरी कौन सी है 21st सेंचुरी। तो आप इतना अगर आपको समझ में नहीं भी आता है तो 21st सेंचुरी है, मगर यहाँ पे क्या होता है जो साल चल रहा होता है ना उसको एक पीछे करके हम लोग लिखते हैं। ठीक हो गया, क्योंकि हम लोगों ने 0 से स्टार्ट किया था ना, इसलिए आफ्टर द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट उसके हिसाब से। अब आता है देखिए मुगल एम्परर्स, मेजर कैंपेन्स एंड इवेंट्स, इनके जो मेजर कैंपेन्स रहे हैं उनके बारे में। बाबर का जो इंडिया में रहा था वो 1526 से 1513 की एज नहीं है, 4 साल के नहीं, ये इंडिया में जब इनके कैंपेन हुए थे उसके बारे में है। तो 1526 में लोधी को इन्होंने हरा दिया था अपने अफगान सपोर्टर्स की एंड हिज अफगान सपोर्टर्स एट पानीपत। ठीक है, तो लोधी के अफगान सपोर्टर्स को, और आप समझ लीजिए लोधी को हरा दिया था बाबर ने 1526 में। 1527 में इन्होंने राणा सांगा को हरा दिया था। ठीक है, कहाँ पर, खानुआ में। 1528 तो 26, 27, 28 लगातार हर साल लड़ाई चल रही है। इसने क्या किया था, फिर से राजपूत जो थे चंदेरी के राजपूतों को हरा दिया था और आगरा और दिल्ली पर अपना कंट्रोल जमा लिया था अपनी डेथ से पहले। तो इंपॉर्टेंट है इसकी सारी की सारी लड़ाइयाँ। 26 में इसने इंडिया में आ गया था, पानीपत की लड़ाई में लोधी को हराया था। 27 में राणा सांगा को हराया था और खनुआ पे हराया था। फिर 1528 में चंदेरी के राजपूतों को हराया था और दिल्ली और आगरा पे कब्जा कर लिया था। फिर आता है हुमायूं। हुमायूं किसका बेटा था, बाबर। अब हुमायूं का रूल चलता है पहले 10 साल और फिर उसके बाद हार जाता है ये। फिर उसके बाद 1555 से लेकर के 1556 1 साल के लिए फिर इसकी डेथ हो जाती है। तो हुमायूं डिवाइडेड हिज इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ हिज फादर। तो हुमायूं ने मतलब जैसे बाबर चाहते थे उस तरीके से अपनी विल को बंटवारा कर दिया था, मतलब प्रॉपर्टी का बंटवारा कर दिया था उस हिसाब से। क्योंकि इसमें ना इस्लाम में क्या होता है कि सारे के सारे बेटों में बराबर बराबर प्रॉपर्टी बंटती है इस तरीके का। तो उसके हर ब्रदर को अलग अलग प्रोविंसेस दी गई थी, मगर इनके जो ब्रदर थे ना जिनका नाम था मिर्ज़ा कमरन, एम्बिशन ऑफ हिज ब्रदर मिर्ज़ा कमरन वीकेंड हुमायूं कॉज अगेंस्ट अफगान कंपेटिटर्स। ठीक है, तो ये चाहता था कमरन जो भी है ये कि ये कब्जा कर ले ज़्यादा से ज़्यादा एरिया पर। तो अफगान कंपेटिटर्स से इस वजह से क्या हुआ था, हुमायूं हार गया था। शेर खान डिफीटेड हुमायूं एट चौसा। ठीक है, तो चौसा में शेर खान ने हुमायूं को हरा दिया था और कन्नौज में भी हरा दिया था, फोर्सिंग हिम टू फ्ली टू ईरान। तो मतलब इसको शेर खान ने इसको हुमायूं को कई बार हरा दिया, 2 बार हरा दिया। तो अब हुमायूं कहाँ भाग गया, अब हुमायूं ईरान भाग गया था। ठीक है, इन ईरान हुमायूं रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम सफाविद शाह। तो अब आपको ये भी, ठीक है, ये क्रोनोलॉजी है, आपको थोड़ा बस आइडिया होना चाहिए कि ये हार गया था शेर खान से तो ये ईरान चला गया। ईरान में सफाविद शाह थे, उससे इसे मदद मिली और इसने दिल्ली पर फिर से कब्जा कर लिया 1555 पर। तो देखिए 1555 है ना। और फिर अगले ही साल अपनी बिल्डिंग में कहते हैं कि लाइब्रेरी की सीढ़ी पे चढ़ रहा था, उसकी वजह से गिर गया और डेथ हो गई। तो दिल्ली में एक लाइब्रेरी में इसकी डेथ हो गई थी। फिर जो ग्रेटेस्ट रूलर थे ना मुगल एम्पायर के वो थे अकबर, और ये कब तक रहे थे, इनका जो शासन चला था वो 1556 से लेकर के 1602 तक इनका शासन चला था। अकबर वॉज 13 ईयर ओल्ड व्हेन ही बिकम एम्परर। 13 साल की उम्र में एम्परर बन गए थे और इनका जो काल है ना वो 3 भागों में डिवाइड करके हम लोग पढ़ते हैं। तो 1556 से लेकर के 1570 तब तो ये बच्चे ही थे। अकबर जो है ना बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ रेजेंट बैरम खान, मतलब जो इनके रेजेंट थे जिनके कंट्रोल में रहते थे पहले उनसे ये इंडिपेंडेंट हो गए, और अदर मेंबर्स ऑफ हिज डोमेस्टिक स्टाफ्स। ठीक है, मिलिट्री कैंपेन्स इन्होंने चलाने अपने स्टार्ट कर दिए थे सूरीज के खिलाफ और अफगान्स के खिलाफ, और नेबरिंग किंगडम्स मालवा और गोंडवाना के खिलाफ इन्होंने, मतलब सूरीज के खिलाफ भी चलाए, ठीक है, अफगान्स के खिलाफ भी चलाए, मालवा के खिलाफ भी, गोंडवाना के खिलाफ भी इन्होंने काफ़ी सारे कैंपेन्स चलाए थे टू सप्रेस द रिवोल्ट ऑफ हिज हाफ ब्रदर मिर्ज़ा हाकिम एंड उज़्बेक्स। और इनके जो हाफ ब्रदर थे मिर्ज़ा हाकिम, हाफ ब्रदर का मतलब होता है तो जैसे कि फादर वही हैं और मदर कोई और है। ठीक है, तो हाफ ब्रदर इनके मिर्ज़ा हाकिम के खिलाफ भी मतलब वो जो इनके खिलाफ रिवोल्ट करे तो उसको भी इन्होंने दबाया था। उज़्बेक्स के खिलाफ भी लड़ाई करी थी। ठीक है, और सिसोदिया कैपिटल ऑफ चित्तौड़ को इन्होंने सीज कर लिया था। तो चित्तौड़ की जो सिसोदिया कैपिटल थी ना, सिसोदियाज मतलब राजपूत थे, इनकी जो चित्तौड़ का कैपिटल थी उनको इसने अपने कब्जे में ले लिया था, और रणथंभौर को भी इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था अकबर ने। ठीक है, तो ये हो गया। फिर 1570 से लेकर के 1585 मिलिट्री कैंपेन्स, मतलब आर्मी भेजी गई गुजरात में और फिर उसके बाद बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में। तो आप देख रहे हैं कि कितनी गजब तरीके से पूरे देश पर कब्जा करे जा रहे हैं।
देश को जीते जा रहे हैं। फिर रिवोल्ट ऑफ मिर्ज़ा हाकिम, फिर से रिवोल्ट ऑफ मिर्ज़ा हाकिम को फिर दबा दिया गया था। फिर आगे आता है 1585 से लेकर के 1605 का टाइम, एक्सपेंशन ऑफ अकबर एम्पायर, अकबर का एम्पायर फैल रहा था, कैंपेन्स लॉन्च। अब आपको लग रहा होगा इतनी सारी डेट्स वगैरह, इतनी सारी चीज़ें कैसे याद रहेंगी, तो देखिए आपको डेट्स वगैरह ज़्यादा याद नहीं करनी है, आपको सिर्फ मेजर इवेंट्स देखनी है कि इसने सबसे पहले कहाँ पर कब्जा करा, ठीक है, अफ़गान को हराया, सूरीस को हराया, ठीक है, गोंडवाना को भी हरा दिया ये। फिर उसके बाद इन्होंने चित्तौड़ पे कब्जा कर लिया, रणथंभौर पे कब्जा कर लिया। सिर्फ जगहों के नाम याद कर लीजिए आप कि गुजरात पे भी, बिहार, बंगाल में भी कब्जा कर लिया। फिर उसके बाद अकबर ने और अपनी एम्पायर बढ़ाई और नॉर्थ वेस्ट में कांदाहर अफगानिस्तान वाले रीजन को भी सीज कर लिया। सफ़ाविद ईरान के थे ना, जिन्होंने इनके ग्रैंडफादर की हेल्प करी थी, उनको भी इन्होंने सत्ता से हटा दिया। कश्मीर को भी इन्होंने कब्जे में ले लिया, काबुल को भी ले लिया। और डेथ ऑफ मिर्ज़ा हाकिम जो था वो भी हो गई थी, जो परेशान करे जा रहा था वो भी मर गया था अब। फिर उसके बाद डेक्कन में कैंपेन स्टार्ट करे, खानदेश भी इन्होंने अपने अंडर कर लिया, अहमदनगर भी कर लिया, ठीक है। इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज रेन अकबर वॉज डिस्ट्रैक्टेड बाय द रिबेलियन ऑफ प्रिंस सलीम द फ्यूचर एम्परर जहांगीर। मतलब लास्ट टाइम में अकबर जब बूढ़े हो रहे थे अपनी लास्ट ईयर्स में, जो सलीम थे ना, जिनको जहांगीर के नाम से जाना गया, वो रिबेलियन कर दिया था, विद्रोह कर दिया था अपने पिताजी के खिलाफ उन्होंने, तो काफ़ी थोड़ा लास्ट में परेशान रहे थे। आपको पता है जहांगीर हो गया, शाहजहाँ हो गया, औरंगज़ेब हो गया, ये सारे के सारे राजपूत रानियों के बेटे थे। मतलब वो राजपूत थी और इनके फादर तो यही लोग थे, मुगल्स। हाँ, तो जहांगीर किसके बेटे हुए? जहांगीर का नाम पहले सलीम था, जहांगीर बेटे थे अकबर के। मिलिट्री कैंपेन्स स्टार्टेड बाय अकबर कंटिन्यूड, मतलब जो अकबर ने मिलिट्री कैंपेन्स स्टार्ट करे थे वो इन्होंने जहांगीर ने आगे बढ़ाए, ठीक है। सिसोदिया रूलर्स जो थे मेरवाड़ के जैसे कि मेरवाड़, अमर सिंह एक्सेप्टेड मुगल सर्विस, ठीक है। अमर सिंह जो थे मेवाड़ के, उन्होंने सर्विस एक्सेप्ट कर ली कि भाई वो अब मुगल्स के साथ काम करेंगे। और लेस सक्सेसफुल, सिख के खिलाफ ये लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, अहोम्स के खिलाफ भी नहीं कर पाए और अहमदनगर के खिलाफ भी मतलब इतने ज़्यादा कुछ ये नहीं कर पाए। अब प्रिंस खुर्रम, ठीक है, फ्यूचर एम्परर शाहजहाँ, ठीक है, प्रिंस खुर्रम का नाम शाहजहाँ था, rebelled in the last year of his reign. The efforts of Noor Jahan, Jahangir's wife, to marginalize him were unsuccessful. ठीक है, इसमें ये हुआ था, देखिए मुगल्स ने ना लास्ट ईयर्स में आकर के, मतलब इनके बेटों ने इनके खिलाफ विद्रोह कर दिया था, ज़्यादातर के साथ यही हुआ। तो जहांगीर के बेटे प्रिंस खुर्रम, जो आगे जाकर के जिनको शाहजहाँ कहा गया, उन्होंने इनके खिलाफ विद्रोह कर दिया था। अब शाहजहाँ का टाइम आ गया। डेक्कन का रीजन ना, देखिए ये होता है यहाँ पर वाला जो है ना रीजन, महाराष्ट्र और इधर महाराष्ट्र वाला रीजन, इधर थोड़ा कर्नाटक का, इधर थोड़ा आंध्र प्रदेश का, ये डेक्कन रीजन है, ठीक है। तो कैंपेन स्टार्ट किए गए थे डेक्कन के अंदर, शाहजहाँ ने कैंपेन्स काफ़ी सारे चलाए थे अपने, और अफ़गान नोबल खान जहान लोदी ने जो रिबेल किया था उसको इन्होंने हरा दिया था। और फिर बुंदेल्स के खिलाफ, अहमदनगर, इसमें भी आपको नाम याद रखना है कि किस किस को हराया और किस किस को मतलब नहीं हरा पाए, वो सारे के सारे। ओरछा को भी सीज़ कर लिया इन्होंने, और बल्ख और उज़्बेक्स को भी ये सीज़ करने गए थे काफ़ी दूर की तरफ अपने देश से बाहर निकल के, बट वो नहीं कर पाए। एंड खांदाहर वॉज लॉस्ट टू सफ़ाविद्स। अब खांदाहर भी जो इन्होंने जीत लिया था ना, वो सफ़ाविद से फिर से वापस ले लिया। किसके टाइम में? शाहजहाँ के टाइम में, ठीक है। अहमदनगर जो है वो फाइनली अब इन्होंने कब्जा कर लिया था, बीजापुर भी इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था। फिर वही हुआ, ठीक है, देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट ओवर सक्सेशन अमंग्स शाहजहाँ सन। अब शाहजहाँ के बेटे, ये औरंगज़ेब, इसने बड़े अत्याचार किए लोगों पे। तो शाहजहाँ के जब रेन ख़त्म होने वाला था, जब ये बूढ़ा हो गया था, तो इसके बेटों ने खूब विद्रोह किया। ये शाहजहाँ चाहता था अपने बेटे दारा शिकोह को राजा बनाना चाहता था, मगर औरंगज़ेब ने अपने भाई दारा शिकोह को मार दिया और शाहजहाँ को, अपने फादर को क्या किया, आगरा के जेल में इन्होंने, आगरा की मतलब जेल ही हो गई थी, आगरा का फोर्ट था उसमें कैद कर दिया था औरंगज़ेब। इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन में अहोम्स आर डिफीटेड। अहोम्स नहीं हराए जा रहे थे किसी से, औरंगज़ेब ने हरा दिया, बट फिर से रिबेलियन जो है उन्होंने फिर से कर दिया। फिर नॉर्थ वेस्ट में आता है पंजाब वाला रीजन। तो सिखों के खिलाफ और
अगेंस्ट द यूसुफजाईज और सिखों के खिलाफ टेम्परेरी सक्सेसफुल हुआ, मगर फिर से वो लोग पावर में दोबारा आ गए। मुगल्स जो है इंटरवेंशन करने लगे थे काफ़ी ज़्यादा इंटरनल पॉलिटिक्स में, किसके, राठौड़ राजपूत्स के, ठीक है। मारवाड़ लेड टू रिबेलियन, अब मारवाड़ ने भी रिबेलियन कर दिया क्योंकि मुगल्स काफ़ी ज़्यादा दखलंदाजी करने लगे थे उनके कामकाज में। कैंपेन्स और मराठास के खिलाफ शिवाजी को इन लोगों ने, औरंगज़ेब ने कुछ समय के लिए जो है कैद में रख लिया था। स्टार्टिंग में तो ये लोग सक्सेसफुल हुए मुगल्स मराठास के खिलाफ, पर धीरे धीरे शिवाजी तो आपको पता ही है कि कितने मतलब ब्रिलियंट वॉरियर थे, तो वो निकल के चले गए थे और फिर काफ़ी ज़्यादा इनको, औरंगज़ेब को, मुगल्स को परेशान किया और मुगल्स का शासन नहीं होने दिया था उन्होंने महाराष्ट्र वाले रीजन में। बट औरंगज़ेब ने काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट की थी शिवाजी की, ठीक है। हु एस्केप्ड फ्रॉम आगरा, डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज इंडिपेंडेंट किंग एंड रिज्यूम्ड हिज कैंपेन अगेंस्ट द मुगल्स। फिर मतलब निकल गए थे आगरा के फोर्ट से शिवाजी और इन्होंने मुगल्स के खिलाफ लड़ाई करनी शुरू कर दी थी। और प्रिंस अकबर जो इनके बेटे थे, अब देखिए आप पूरा सेम पैटर्न चल रहा है। अकबर के बाद से ना जितने भी जिसके बच्चे हुए हैं सब ने अपने फादर के खिलाफ रिबेलियन किया है। तो ये प्रिंस अकबर थे, प्रिंस अकबर ये अलग है, ये औरंगज़ेब के बेटे हैं, ठीक है। तो प्रिंस अकबर ने भी क्या किया, औरंगज़ेब के खिलाफ रिबेलियन कर दिया एंड रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम द मराठास ने प्रिंस अकबर का सपोर्ट किया और ही फाइनली फ्लेड टू सफाविद ईरान, और फिर फाइनली जो है सफाविद ईरान में चला गया था ये प्रिंस अकबर। अब अकबर का रिबेलियन जब था औरंगज़ेब के खिलाफ, तो इसने क्या किया, अपनी आर्मीज़ को डेक्कन सुल्तान्स की तरफ भेज दिया। बीजापुर को इसने अनेक्स कर लिया और गोलकोंडा को भी, बीजापुर और गोलकोंडा को अपने कब्जे में ले लिया। अनेक्स का मतलब होता है कब्जा कर लेना, ठीक है। तो 1698 में औरंगज़ेब ने पर्सनली जो है डेक्कन को मैनेज किया क्योंकि वो मराठास से बहुत ज़्यादा चिढ़ चुका था। मराठास गुरिल्ला वॉरफेयर कर रहे थे। गुरिल्ला वॉरफेयर में होता है कि रात में अटैक किया, दिन में भाग गए, तो पकड़ भी नहीं पाते थे और भाग जाते थे। मुगल्स को इस तरीके से काफ़ी परेशान किया मराठास ने। तो औरंगज़ेब ऑल्सो हैड टू फेस द रिबेलियन, और मतलब औरंगज़ेब वहाँ पे मराठास से परेशान था, ठीक है। मराठास चैन नहीं लेने दे रहे थे। दूसरी तरफ सिख काफ़ी ज़्यादा रिबेलियन कर रहे थे। फिर जाट हो गए, सतनामी हो गए, अहोम्स हो गए, हर तरफ दिक्कत चलती रही। अब औरंगज़ेब के बाद ना मुगल्स में कोई भी पावरफुल राजा नहीं रहा है, ठीक है। उसके बाद इसके जितने भी बेटे हुए सब में आपस में लड़ाइयाँ ही होती रहती थी इनके वहाँ पे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मिलिट्री कैंपेन्स अंडर अकबर एंड औरंगज़ेब। अकबर और औरंगज़ेब ने कहाँ देखिए कितने बड़े इलाके पर राज किया था। तो मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन का मतलब होता है कि राजा कौन बनेगा, किस तरीके से ये चीज़ डिसाइड की जाती थी। तो मुगल्स डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्रीमोजेनेचर। इसका मतलब होता है प्रीमोजेनेचर का कि सबसे बड़ा सन जो है वो फादर की सारी प्रॉपर्टी को ले लेगा, मगर ये लोग क्या करते थे, ये कॉपर्सनरी इनहेरिटेंस का मतलब ये आपको वर्ड याद रखने हैं। प्रीमोजेनेचर का मतलब होता है कि राजा का सबसे बड़ा बेटा सारी की सारी सत्ता को ले लेगा, मगर जो ये मुगल्स की तिमोरिद कस्टम था कि सारे बेटों में बराबर बांटी जाएगी जायदाद, वो होता था कॉपर्सनरी इनहेरिटेंस, ठीक है, और डिवीजन ऑफ इनहेरिटेंस अमंग ऑल द सन्स। तो फॉलो द हाईलाइटेड पैसेज। अब हम टेबल 1 वगैरह देखेंगे, इसमें कुछ नहीं है। तो आपको क्या लगता है कौन सा फेयर होता है, प्रोमोजेनेचर या फिर कॉपर्सनरी? वैसे फेयर तो यही होता है मगर ढंग से होना चाहिए ना। हाँ, तो ये जैसे मैं आपको बताई थी कि काफ़ी सारी मुगल जो राजकुमारियाँ थी, राजपूत राजकुमारियों से मुगल्स ने शादी करी थी। तो मुगल मैरिजेस विद राजपूत्स। मदर ऑफ जहांगीर जो थी वो कौन थी, कछवाहा डायनेस्टी की प्रिंसेस थी। डॉटर ऑफ राजपूत रूलर अम्बेर, ठीक है। जयपुर के पास जो थे जहांगीर जो थे उनकी माँ भी एक राजपूत प्रिंसेस थी। शाहजहां की मदर भी वॉज अ राठौर प्रिंसेस, डॉटर ऑफ राजपूत रूलर, ठीक है, ऑफ मारवाड़ जोधपुर। अब आता है मुगल रिलेशंस विद अदर रूलर्स। मुगल्स के बाकी सारे रूलर्स के साथ कैसे रिश्ते थे। तो टेबल 1 पे हम लोग अगर फिर से जाएं तो टेबल 1 वही जो हमने अच्छे से पढ़ा था ना, ये वाला देखिए, ये टेबल 1 है ना। देखिए आपने कैंपेन्स देखिए, ये राणा सांगा के साथ इन्होंने लड़ाई करी है, फिर राजपूत चंदेरी राजपूतों के साथ लड़ाई करी है, फिर इसके बाद है ना। तो मगर ये लोग क्या करते थे ना, ये लोग लड़ाई तो करते थे मगर किसी को ह्यूमिलिएट नहीं करते थे, मतलब बेइज्जती नहीं मारते थे किसी की। आपने नोटिस किया जैसे इसमें कि कॉन्स्टेंटली फाइट कर रहे हैं ये लोग, है ना। बट एज मुगल्स बिकम पावरफुल मैनी अदर रूलर्स ऑल्सो जॉइन देम वॉलंटरली। इन्होंने काफ़ी सारों पर तो अटैक किया, बट ये इतने पावरफुल हो गए कि काफ़ी सारे रूलर्स इनसे डर गए और कह दिया कि ठीक है, हम आपकी अथॉरिटी मानते हैं और हमें
अपने राज्य पे राज करने दीजिए और हम आपको गिफ्ट्स ट्रिब्यूट्स वगैरह भेजते रहेंगे। राजपूत्स आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस। मैनी ऑफ देम मैरिड देयर डॉटर्स इनटू मुगल फैमिलीज एंड रिसीव्ड हाई पोजीशन बट मैनी रेजिस्टेड एज वेल। काफ़ी सारे राजपूतों ने तो अपनी बेटियों की शादियाँ इनसे कर दी, और मगर काफ़ी सारे लोग जो हैं वो रजिस्ट करा उन्होंने कि हम नहीं करेंगे अपनी बेटियों की शादियाँ, हम लोग तुम लोग के सामने नहीं झुकेंगे। सिसोदिया राजपूत जो थे मेवाड़ के रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द मुगल अथॉरिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो सिसोदिया राजपूत थे ना मेवाड़ के, उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक मुगल अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं किया। वंस डिफीटेड हाउएवर दे वर ऑनरेबली ट्रीटेड बाय द मुगल्स गिवन देयर लैंड यानी कि वतन बैक्ड एज असाइनमेंट्स, ठीक है, जागीर। तो इन्होंने हरा दिया था इनको सिसोदिया राजपूत को, मगर बेइज्जती नहीं करी, इनका सारा का सारा लैंड वापस इनको दे दिया और ये कहा कि बस आप हमारे अंडर आते हैं, अब आप हमारे क्या हो गए, अब आप हमारे जागीरदार हो गए, ये हमारी ज़मीन है, इसकी रखवाली आप करिए। तो पूरे मतलब सम्मान दिया इन्होंने हराने के बाद भी। केयरफुल बैलेंस between defeating but not humiliating their opponent enabled the Mughals to extend their influence over many kings and chieftains। तो मतलब इनकी जो रणनीति थी ना कि हरा तो देते थे मगर इज्जत देते थे, हराने के बाद भी उनको ह्यूमिलिएट परेशान नहीं करते थे। इसकी वजह से इनका जो शासन है वो काफ़ी और ज़्यादा फैलता गया। और औरंगज़ेब ने क्या गलती करी, उन्होंने बेइज्जती करी थी, काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया था शिवाजी को, इसलिए फिर मराठास ने मुग़ल एम्पायर को ही ख़त्म कर दिया। मतलब ख़त्म किया, बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से इनको परेशान कर दिया था। मगर पहले के मुगल्स क्या करते थे, हरा देते थे मगर बेइज्जती नहीं करते थे, इज्जत के साथ उस लैंड को वापस करते थे और कहते थे कि अब तुम हमारे जागीरदार हो और इस ज़मीन से हमें रेवेन्यू दोगे तुम बस, ठीक है, मगर बेइज्जती नहीं करते थे। तो इसी वजह से इनका शासन काफ़ी ज़्यादा फैल गया था। बट वही था कि बैलेंस बनाना आसान नहीं था। मुगल्स जो औरंगज़ेब थे उन्होंने इंसल्ट कर दी थी शिवाजी महाराज की और इसकी वजह से मुगल अथॉरिटी को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई थी। अब आता है मनसबदार्स एंड जागीरदार्स। वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया, 25 मिनट का हो गया, 1 घंटे से भी ज़्यादा का हो जाएगा अगर इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे चैप्टर तो अब नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं हम लोग। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर से शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू।